है। थोड़ा नया टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, कक्षा 6 में पढ़ाया गया होगा, लेकिन उस स्तर से नहीं पढ़ाया जाता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछेगा, तो सिर्फ समझाने के लिए रहता है। तो आज देखते हैं आज का पाठ क्या रहेगा, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, ये क्या होता है, देखो इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए, या साधारण भाषा में कह सकते हैं लोकेशन बताने के लिए। जो मोबाइल से लोकेशन ढूंढते हो वह इसी अक्षांश और देशांतर की सहायता से होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये जैसे एक ग्लोब है या पृथ्वी की आकृति है, इसको पृथ्वी मान लो। ठीक है, अब पृथ्वी पर जो है काल्पनिक रूप से कुछ रेखाएं खींची गई हैं, वो अपनी सुविधा के लिए खींची गई हैं, वो दिखाई नहीं देंगी। जहां हम बैठे हैं ना, यहाँ से भी रेखा गुजर रही है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देगी, वो कागज पे दिखाई देगी। वास्तव में कोई रेखा नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको रेखा को खींचे हुए हैं। ठीक है, तो दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं। एक रेखा खींची गई है पूरब से पश्चिम की दिशा में। ठीक है, इस रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, पूरब से पश्चिम दिशा में जो रेखा खींची जाएगी उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देखो जैसे ये अक्षांश रेखा खींची गई है, ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। ठीक है, और हम देखते हैं कि मैप पे जब हम नक्शा बनाते हैं तो ऊपर की ओर जो दिशा होती है उसे क्या कहेंगे, उत्तर दिशा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस भाग को उत्तर और ये भाग दक्षिण। ठीक है, इस पूरा जैसे पृथ्वी है वो गोले की तरह है। ठीक है, तो ये गोले को बीचों बीच से काट देंगे तो क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा कि नहीं बनेगा। और अर्धगोले को ही हम कह सकते हैं कि गोले का आधा या गोलार्ध। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या है, भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची जाएगी अक्षांश रेखा, उस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच है, भू के मध्य में है, इसलिए कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर कोई चीज है तो उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण में है तो उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो, अब भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखाएं है ना, तो देखो ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है बीच में है, इसके साथ कोई दिशा नहीं जुड़ी हुई है, न तो उत्तर जुड़ा हुआ है न दक्षिण जुड़ा हुआ है। उत्तर और दक्षिण के बीच में है, तो ये केवल लिखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, क्योंकि ये बीच में है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो कौन अक्षांश रेखा आएगी, उत्तरी अक्षांश रेखा। दक्षिण में नीचे आएंगे तो कौन सी रेखा आएगी, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देखो ग्लोब पर जो है ऐसी रेखाएं जो खींची रहती हैं, क्षैतिज रेखाएं या पूरब से पश्चिम दिशा की रेखाएं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये कुल इनकी मतलब 90 डिग्री उत्तर दिशा तक खींची रहेंगी और 90 डिग्री दक्षिण दिशा तक खींची रहेंगी। ठीक है, ये रेखाएं। अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको बताए भी थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। तो एक रेखा है 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री ही क्यों बता रहे हैं जी, महत्वपूर्ण है, कौन बताएगा, 23.5 डिग्री, हाँ बताओ क्यों। हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री ये कौन सी दिशा है, उत्तर, तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री दक्षिण है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। बैठ जाओ। ठीक है, समझ में आया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, कर्क रेखा, याद तो है तुम लोग, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, इतना समझ में आया, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, 3 रेखाओं के बारे में जानकारी मिल गई। ठीक है, अब देखो
23.5 डिग्री के बाद हम लोग पढ़ते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। अब 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त या रेखा, और इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त या रेखा, आर्कटिक। ठीक है, समझ में आया? अब देखो 23.5 के बाद 66.5 क्यों पढ़ रहे हैं? बीच में 29, 30, 31, 32, 35 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसका कारण देखो क्या है। जैसे देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर वो लट्टू की तरह सीधी नाचती ना तो 90 डिग्री एकदम वो खड़ी रहेगी। अगर कोई सीधा घूम रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है, तो ये अपने अक्ष के साथ जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अरे कक्षा तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्या है? तुम्हारा कक्षा तल है। ठीक है, और ये तुम्हारा एक्सिस है। एक्सिस 0 रहेगा और कक्षा तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ध्यान से सुनना, अभी बताएंगे। ये 23.5 डिग्री किस पे झुकी हुई है? अक्ष पर। ठीक है, एक्सिस पे झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री। ध्यान से सुन लो, पीसीएस में कई बार पूछता है, कई लोग समझ ही नहीं पाते पूछ क्या रहा है। ये अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन ये कक्षा तल, ऑर्बिट ऑफ प्लेन इसको बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ प्लेन। ऑर्बिट ऑफ प्लेन पर कितना झुकी हुई है? 23.5 नहीं झुकी हुई है। 23.5 घटा देंगे किस में से? 90 में से, और 90 में से 23.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 66.5। ठीक है, यही क्या आ जाएगा? 66.5 डिग्री। कई बार प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है। अक्ष के जगह पे लिखता है कक्ष, इंग्लिश में देखोगे लिखा रहेगा एक्सिस के जगह पे लिखा रहेगा ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट पे कितना झुकी हुई है? तो कितना झुकी हुई है? 66.5। अब तुमको लगेगा 23.5, ऑप्शन में 23.5 भी रहता है, कई लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, जब पूछेगा कक्ष तल पर कितना झुकी हुई है तो 66.5, और अक्ष पे कितना झुकी हुई थे? 23.5। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया जी? कक्ष पूछेगा तो कितना होगा? कक्ष पे कितना झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। और अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये देखो 90 डिग्री की जो अक्षांश होता है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, अगली कक्षा में इसका महत्व पता चलेगा, अभी तो खाली रेखा रटवा रहे हैं ना। अगली कक्षा में जब प्रकाश पढ़ा, जब पृथ्वी की गतियां पढ़ाएंगे, तब तुम देखोगे अक्षांश के हिसाब से ठंडी गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब कैसे पड़ती है वो अगली कक्षा में। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव उत्तर में है, और ये दक्षिण में है तो हो गया दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया इतना? ठीक है, तो कौन कौन सी रेखाएं हमारी महत्वपूर्ण हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये चारों के बारे में बता दिए। ऐसे एक बार फिर से देख लो। देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहेंगे? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, दक्षिण में आ जाओ। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहेंगे? मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा, या अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतना समझ में आया? ये अक्षांश के बारे में इतना है। अब देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। डस्टर नहीं लाए हो क्या? क्या है ये? क्या है बताओ?
देखो ये तुम्हारा अभी क्या पढ़ा है तुमको, अक्षांश रेखा। अब पढ़ते हैं देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं का गुण देख लो क्या है। एक दूसरे के, देखो अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। उनके बीच की दूरी कभी घटेगी नहीं, जैसे रेलवे लाइन की पटरियां हैं, कभी जाके ऐसा नहीं होगा कि आपस में मिल जाए, ठीक है। वह एक दूसरे के समानांतर ही जाएंगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे 111 अक्षांश रेखा, मान लो किसी अक्षांश रेखा पर खड़े हो, मान लो 10 अक्षांश रेखा पर खड़े हो, 11 अक्षांश रेखा पे जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, 111 किलोमीटर। फिर अगले अक्षांश रेखा पे 112 पे जाना तो फिर 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक अक्षांश रेखा बदलेगी तो 111 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं का और जो महत्व है अगली पाठ में देखना, ताप के संदर्भ में कैसे होता है, तो कटिबंध वगैरह उसी में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये भी देखो गोले को आधे आधे भाग में बांट रहा है कि नहीं, बांट रहा है। जैसे अभी तुमको बताए थे उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। समझ में आया? देशांतर के साथ जो है पूर्वी या पश्चिमी शब्द जुड़ा रहेगा, दिशा, और अक्षांश के साथ हमेशा उत्तरी या दक्षिणी दिशा जुड़ी रहेगी, ठीक है। अब देखो देशांतर क्या होता है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा, ठीक है। ये हो गया देशांतर रेखा। ये समझो जैसे बाल है 2D में दिखा रहा है, इसके पीछे भी इतने ही रेखा होंगे जितने आगे, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होगी, 360। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 180, ठीक है। अक्षांश रेखाएं होती हैं 180, देशांतर रेखा होगी 360, ठीक है। अब देखो जो इसको बीचों बीच में रेखा खींची जाएगी इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को बोलते हैं प्रधान। प्रधान का मतलब हो गया मुख्य। मध्याह्न रेखा, मध्याह्न मतलब बीच में, मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा कौन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी का एक और नाम बताए थे कल, क्या नाम बताए थे, ग्रीनविच रेखा। ये कहाँ से गुजरती है, लंदन से, ठीक है। यहीं से पूरी दुनिया के समय का निर्धारण किया जाता है। मध्याह्न रेखा का क्या महत्व है, वह समय का निर्धारण करता है। देखो देशांतर रेखाओं का प्रयोग वास्तव में समय निर्धारण के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी समझा रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री वाले जो अक्षांश रेखा है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहेंगे, और उसी का नाम है ग्रीनविच रेखा, और वो कहाँ से गुजरती है, लंदन से। अब यहीं से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे रात में 12 बजे दिन हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे जो समय होगा ना वह पूरी दुनिया में नहीं होगा। जैसे तुम यहाँ हो, दिन है, किसी अमेरिका वाले दोस्त से अपने बात करोगे तो वहाँ रात होगी, होगी कि नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया पे एक साथ प्रकाश नहीं ना पड़ रहा है सूर्य का। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, इधर सूर्य है, तो आधे हिस्से पे दिन है तो आधे हिस्से पे क्या होगा, रात होगी। तो कहीं दोपहर है तो कहीं, जैसे इस रेखे, अब ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ दिन है तुरंत रात हो जाएगी, फिर शाम भी होगा, यानी समय में परिवर्तन होता है। देखो क्यों परिवर्तन होता है समझ लोगे तो समझ जाओगे। देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, एक चक्कर कितने देर में लगाती है, कितने देर में, 24 घंटे में। यानी कि 24 घंटे में वो कितना देशांतर घूम लेगी, 360। सभी देशांतरों को कितने घंटे में घूम लेगी, 24 घंटे में। तो 24 से भाग दोगे इसमें ना तो आएगा कितना, 15। यानी कि 15 डिग्री घूमने में उसे लगता है 1 घंटा, ठीक है। कितना लगेगा, 1 घंटा। क्या है जी, अभी चलो वहीं आ रहे हैं 10 मिनट में। तो क्या बता रहे थे, हाँ 360 डिग्री घूमने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है, तो 24 से भाग देंगे तो 1 घंटे में घूमेगा कितना, 15 डिग्री देशांतर, ठीक है। कितना घूमेगा,
15 डिग्री देशांतर। देखो अब मान लो ये 0 डिग्री की रेखा है, ये 15 डिग्री की रेखा है, ये 30 डिग्री की रेखा है, ये 45 डिग्री की रेखा है, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएगा, 180 तक जाएगा तो ये इसके पीछे तक पहुंच जाएगा। 180 रेखा जो होगी 0 के जस्ट पीछे होगी, ठीक है। जैसे 0 डिग्री जहाँ पे है, गोला है ना, हमें थोड़ा सा अपने मन से सोच लो। देखो गोला है, गोले के आगे वाले आधे भाग में 0 डिग्री है, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में 180 डिग्री रेखा रहेगी, ठीक है। अब देखो 15 डिग्री पर कितना बढ़ रहा है, 1 घंटा, तो 30 डिग्री पर कितना बढ़ेगा, 2 घंटा, 45 डिग्री पे 3 घंटा, 180 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटा बदल जाएगा ना। तो इधर जब जाओगे तो +1 +1 मतलब बढ़ता जाएगा, +1 +2 +3, तो 180 डिग्री आते आते कितना हो जाएगा, 12 घंटे का अंतर। अगर यहाँ 12 बजे दिन हो रहा है तो वो 12 घंटे पीछे होगा। 180 डिग्री जो रेखा होगी वहाँ क्या होगा, 12 बजे रात हो रही होगी। समझ में आया, 12 घंटे का अंतर। अब देखो भारत जो है 82 डिग्री 5 मिनट को अपनी समय रेखा मानता है। ध्यान से सुनो प्रश्न, बताओ कौन बता लेगा। 82 डिग्री, अरे 82.5 डिग्री को अपनी मानक समय रेखा मानता है, ठीक है। यही इसी से समय का निर्धारण होता है। अब मान लो 0 डिग्री रेखा पे रात के 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री रेखा पे या मध्याह्न रेखा पर रात के 12 बज रहे हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा भारत में, बताओ कौन बताएगा। यहाँ कितना बजेगा, सुबह के, हाँ सुबह के 5:30। पकड़ लिया, तुम लोग नहीं पकड़ पाए जी, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ फिर समझाएंगे। देखो 15 डिग्री पर बढ़ा कितना, 1 घंटा, तो 12 बज रहा है तो 15 डिग्री पर कितना बजेगा, 1 बजेगा रात का। 30 डिग्री पर रात का कितना बजेगा, 45 डिग्री पे रात का कितना बजेगा, 60 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, अब 5 के बाद 7:30 बचेगा, तो 7:30 पे आधा घंटा का अंतर आएगा कि नहीं, समझ गए। तो कितना बच जाएगा भारत में, 5:30। अगर 90 डिग्री भारत में होता मानक समय रेखा तब कितना बचता, 6। समझ गए, सुबह के 6 कि शाम के 6, चलो बहुत अच्छा, समझ गए। आगे बढ़े, न समझ में आया हो किसी को समय का निर्धारण कैसे कर रहे हैं तो फिर से एक बार बताएं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसमें, बिना समझे जाना नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आएगा, ये न्यूमेरिकल वाला प्रश्न डालेंगे जरूर, एक समय वाला, ठीक है। अब देखो इधर जा रहे हैं तो +1 घंटा हो रहा है पूर्वी देशांतर की ओर, ठीक है। और इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर में -1 घंटा होता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, तो कितना बजेगा, 11, रात का 11। इधर जाएंगे तो 1 बजेगा, इधर जाएंगे तो 11, मतलब 11 बजेगा, 1 घंटा घट जाएगा। फिर 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे आएंगे तो कितना घटेगा, 2 घंटा, तो रात के कितने बजेंगे, 10। समझ में आया। ऐसे घटते घटते ये भी 180 पे पहुंचेगा, तो 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो 12 घंटे का अंतर इधर से आ जाएगा, 12 घंटे का माइनस में अंतर इधर से आ जाएगा, तो कितने घंटे का हो जाएगा, 24 घंटे का अंतर। इसीलिए इसके पीछे वाली जो 180 डिग्री देशांतर रेखा रहेगी उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और समय रेखा नहीं, तिथि रेखा, तिथि रेखा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे क्या निर्धारण किया जाएगा, तिथि का, मतलब दिन का, और मतलब उससे कौन सा दिन हो रहा है और कौन सा मतलब तिथि है, ठीक है। अब देखो जैसे इधर की तिथि आगे रहेगी, इधर की तिथि पीछे रहेगी। अगर इधर जो है आज 14 तारीख है तो इधर 13 तारीख रहेगी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब कोई नाव पार करती है तो अपनी तिथि में और अपने दिन में परिवर्तन कर लेगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक तरफ एक दिन पीछे रहेगा और एक तरफ एक दिन आगे रहेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है।
कई जगह पे इसको मोड़ दिया गया है ताकि महाद्वीपों को ये काटे ना। अगर महाद्वीप को काट देगी, अगर मान लो भारत के बीच से गुजर रहा है, तो आधे में 14 तारीख बजेगा, आधे में 13 है, तो भारत वाले क्या कहेंगे, इसको बगल से ले जाओ जहाँ समुद्र है, ताकि किसी व्यक्ति को ना परेशानी हो, क्योंकि स्थल पे तो रोज रहना है, समुद्र में खाली नाव पार करती हैं, तो उन्हीं बस का अंतर होता है। तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या हो गया, समय निर्धारण, और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा हो गया वो क्या हो गया, तिथि का और दिन का निर्धारण करने वाली रेखा। समझ में आया इतना? देखो देशांतर रेखाओं के कुछ प्रभाव बता, मतलब उसकी विशेषता बता दे रहे हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा इनके बीच से गुजरेगी कि नहीं, भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होगी और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी लगभग वही 111 किलोमीटर 1 भी हो जाता है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी। 111 किलोमीटर अक्षांश रेखा में भी थी, लेकिन अक्षांश रेखा जो है लगभग समानांतर होते हैं, ध्रुवों की ओर थोड़ा कम होता है लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता है। ये क्या हो रहा है, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है कि नहीं, सभी रेखाएं ध्रुवों पर जाके मिल जा रही हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जा रही है, 0। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर पूछेगा, ध्रुवों पर देशांतर पूछेगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर क्या होती है, तो 0, और भूमध्य रेखा पे क्या होती है, तो 111.1 किलोमीटर। समझ में आया, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा इसमें। और इसमें बता दे किसी जगह का, देखो अब अक्षांश और देशांतर रेखा अलग अलग नहीं होती, हम तुमको अलग अलग समझाएं, लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखा एक ही जो है ग्लोब पर बनी रहेगी। ग्लोब कुछ इस प्रकार से ग्रिड की तरह रहता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक साथ रहती है। ठीक है, देशांतर रेखा में 3 याद रखना है, एक याद रखना है 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है, लंदन से, उसका क्या नाम है, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, दूसरी देशांतर रेखा याद रखनी है 82 डिग्री 30 मिनट की या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत के समय का निर्धारण करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को याद रखना है, ये क्या करता है, तिथि और दिन का निर्धारण करते हैं, इसका क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, समझ में आया? और देशांतर और अक्षांश रेखा में बता ही दिए थे क्या क्या आएगा। तो आज का पाठ यहाँ पे ये वाला अक्षांश देशांतर खत्म होता है। ठीक है।